हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं जो सेकंड क्लास लेके आया हूँ उस क्लास को आप प्रॉपरली सुनना समझना, क्योंकि जितने जितने टॉपिक हो सकता है मैं कम टॉपिक कराऊं और बीच में दिन का गैप ज्यादा ले लूं, लेकिन जितने टॉपिक आपको कराऊंगा वो पूरे के पूरे सॉलिडली कराऊंगा। ये पॉइंट क्लियर है। और उसके बाद आपका उससे रिलेटेड जितना टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस चीज को आप क्लियर समझ रहे हैं? चलिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। ये दो टॉपिक्स जो है, एक तो कूलाम्स लॉ मेरे प्रॉपर समझाना है। देखिए, शुरुआत में आपको इस वीडियो को देख के ऐसा लगेगा कि कूलाम सबको आता है। मुझे भी आता था, 10th क्लास में भी कूलाम का लॉ आता था। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होता है ना कि जब आप धीरे धीरे स्टेटस लेवल को बढ़ाते चले जाते हैं, समझ रहे हो, तो वही कूलाम का नियम आपको ज्यादा समझ में आने लगता है। ओम्स लॉ भी आप पहले पढ़ते थे, 10th क्लास में भी आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए थे जितने अच्छे तरीके से आपको आज समझ में आती है चीजें। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलो, तो मेरे जितने भी आईटीआई और जेई वाले बच्चे हैं जो कि थ्योरी पार्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं, उनके लिए मैं ये दोनों लो प्रॉपरली समझा दूंगा। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है और पेपर में क्वेश्चंस कौन से आते हैं और किस एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आपको सारे के सारे यही क्लियर करा देता हूँ। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट का समय देना दोस्तों। वो एक्चुअलिटी में क्या है, स्केच छूट गए थे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कूलाम के नियम की, कि भैया जो कूलाम का नियम है ये क्या कहता है ना। ये वाली चीज को अपन क्लियर करते हैं। देखो, इससे पहली वाली जो क्लास थी ना, उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा चार्ज के बारे में समझाया था कि चार्ज क्या होता है। मतलब हिंदी मीडियम वाले अगर जितने ही बच्चे कनेक्टेड हैं तो उनको बताया था मैंने आवेश क्या होता है। जब आप आवेश के बारे में पूरे तरीके से जान गए, ये बात किसने कही थी? थेल्स ने आवेश के बारे में बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्हीं आवेश को धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में उसको क्लासिफाई कर दिया। मतलब उसको बाइफरगेट कर दिया, बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। ये उसने प्रॉपरली सिस्टमेटिक बता दिया। इसके बाद आगे आए हमारे कूलाम बाबा। कूलाम बाबा ने क्या कहा कि भैया तुम एक चीज ध्यान रखना, तुमने चार्ज पहचान लिया, चार्ज के दो रूप बता दिए, एक धनात्मक और एक नेगेटिव चार्ज। मैं आपको तीसरी चीज बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि जब भी चार्ज के दो पॉइंट, मतलब जब भी कोई दो बिंदु आवेश या कभी जब भी कोई दो पॉइंट चार्ज आपस में पास पास में रखे हों, तो उनके बीच में एक बल का अनुभव होता है या उनके बीच में एक फोर्स लगता है। ठीक है ना। अब ये फोर्स किस प्रकार का होगा, ये चीज भी उन्होंने पूरे के पूरे डिटेल में जाके बताई। उन्होंने ये कहा कि भैया जब भी कोई भी दो चार्ज हो, चाहे तो प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, अगर इन दोनों चार्जों को आपस में रखते हैं, इन दोनों चार्जों को आप आपस में रखते हैं, तो इनके बीच में एक बल का अनुभव होगा। और वो बल कैसी प्रवृत्ति का होगा दोस्तों? वो बल होगा एक दूसरे में प्रतिकर्षण का बल। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अभी ये बोर्ड पे जितना लिखा है वो तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी कहानी भी समझा रहा हूँ, वो और क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है। फिर उसने ये कहा कि भैया एक पॉजिटिव चार्ज लूं एक नेगेटिव चार्ज लूं, दोनों को अगर बगल बगल में रख दूं तो उनके बीच में भी एक दूसरे तरीके का फोर्स लगेगा। उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो, अब मैं आपको बोर्ड पे जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो एक एक पॉइंट्स में आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चंस आने हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है? चलो, सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं, मैंने बताया था जो दो प्लस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अगर पास में रखे हुए हैं तो इसमें क्या लगेगा? ये एफ ए का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इनके बीच में क्या लगेगा? एक आकर्षण का बल लगेगा। दूसरा पॉइंट मैंने ये समझाया कि दो प्लस चार्ज हो चाहे दो माइनस चार्ज हो, ये दोनों आपस में रखे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगेगा। मतलब कि क्या होगा कि इनके अंदर इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है। तीसरी बात मैंने ये समझाया, देखो ये विद्युत चुंबकत्व के कम दूरी के लिए सत्य नहीं है। मतलब सीधी सी बात ये है, आपको ज्यादा दिमाग में लगाना, मैंने सिंपल सा बताया। इसने ये कहा था कि भाई लोगों, अगर दो चार्ज को आप पास में रखते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ बल लगेगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो बल कैसे चार्ज रखे हुए हैं उनके आधार पर। ठीक है। फिर इसने एक नई बात और कही कि भैया मेरा नियम वहीं पर लगेगा जहां पर आपके जो चार्ज है ना तो बहुत ज्यादा दूरी पर रखे हो और ना ही बहुत ज्यादा पास में रखे हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो। ऐसा नहीं है कि एक मैंने रख दिया लद्दाख में और एक रख दिया मैंने कन्याकुमारी में, अब मैं कह रहा हूं कि कूलम का नियम काम करे, तो भाई ये काम नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर आई? सीधा सा सिस्टम है, अगर आप दूरी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। अब मैं भी आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दूंगा, धीरे धीरे आपको ध्यान आएगी चीजें। अब तीसरी बात उसने ये कहा कि अगर मैं दूरी को बहुत ज्यादा पास में कर दूं
तब भी फोर्स कम हो जाएगा, है ना, मतलब फोर्स कम नहीं, मैं ये कह रहा हूं बहुत पास में कर दूं तो भी उसका नियम काम नहीं करेगा। फिर उसने एक चीज और बताई कि भैया दूरी इतने से ज्यादा कम कर दी तो आपका बिल्कुल भी वो नियम काम नहीं करेगा। तो वो चीज उसने बताई कि अगर मैं 1.75 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से इस दूरी से भी कम कर दूंगा तो उसमें मेरा कूलाम का नियम नहीं लगेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो कूलाम ने क्या बोला, अगर चार्ज बहुत पास में रखें तो नहीं लगेगा, अगर चार्ज बहुत दूर रखें तो मेरा नियम नहीं लगेगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा तभी मेरा नियम लगेगा। अब हम आगे चलते हैं। फिर उसने बताया कि भैया फार्मूले पेपर में पूछते हैं दोस्तों, तो ये जो फार्मूले पूछे जाते हैं तो ये जो एफ है इसको बोलते हैं हम बल, फोर्स। Q1 Q2 क्या है आपका भाई, Q1 Q2 आपके चार्ज हैं जो दो चार्ज रखे हैं और ये उनके बीच की दूरी है, डिस्टेंस। कई सारी किताबों में आर स्क्वायर रखते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार आर मतलब रेडियस तो नहीं है, इसलिए मैंने आर की जगह पे क्या लिया यहाँ पे दोस्तों, डी लिया है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, यहां तक बात मेरी समझ में आ गई। तो एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि भैया फोर्स है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एफ क्या है, बल, के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट को लेके आते हैं और वही कांस्टेंट के कहलाता है जिसकी वैल्यू पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जो कि 9 × 10 की घात, 9 × 10 की घात कितना लिखा हुआ है, 9 × 10⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये पॉइंट समझ में आया, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब मैं बताता हूं कि पेपर में ये पूछता है क्या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है, बिल्कुल सही बात है। क्या एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² है, बिल्कुल सही बात है। अब हमने इसको भी खोल दिया कि भाई लोगों जो के है, के किसके बराबर होता है, के होता है 1/4π∈0 इंटू εr, जो कि होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सीधे सीधे देखेंगे आपको इसकी यूनिट और इसकी यूनिट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन दिखाई दे रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, चलिए तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूं कि भैया पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है, इस बात का मतलब ये है कि ये हमेशा बिंदु आवेश पे लगता है। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कौन सा नियम है जो बिंदु आवेश पे काम करता है, दे देगा ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, फलाना नियम, ढिका नियम, 17 नियम दे देगा, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सा नियम है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब मैं और आगे चलता हूं। उसने कहा ये अधिक दूरी व कम दूरी के लिए सत्य नहीं है, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। और ये कितने से कम दूरी नहीं होनी चाहिए भाई, ये डाटा पेपर में बहुत आता है। मैंने जितने भी इसरो के पेपर दिए हैं, जो सिंगल पेपर निकाले हैं, उसमें ये डाटा सबसे ज्यादा पूछता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किताब में बहुत कम मिलता है, मिलता भी है तो याद तो कर लेता, बच्चा बाद में भूल जाता है। अब हम बात करते हैं गॉस के नियम की कि गॉस बाबा हमको क्या कह के गए, समझ रहे हैं। अब हम गॉस बाबा के बारे में बात करेंगे। भैया गॉस बाबा ने ये कहा था जब तुम कूलाम का नियम पढ़ के चले आए ना तो अब तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें और अच्छी चीज बताऊंगा। अब उन्होंने एक नई चिड़िया का नाम दिया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उनने ये कहा था तुमने चार्ज के बारे में जान लिया, ठीक है, चार्ज के बारे में जाना, चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है, ये तुमने जाना, चार्ज आपस में रखे होते हैं तो एक बल का अनुभव करता है, ये तुमने जाना। फिर उन्होंने कहा कि दोस्तों अगर ये बल थोड़ा सा पावरफुल हो जाए, ये बल थोड़ा सा पावरफुल हो जाए, बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला, कि ये बल अगर थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा तो ये एक नई चीज बन जाएगी। उस नई चीज को मैं बताता हूँ वो है क्या है। एक्चुअली दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में बोलते हैं उसको विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। तो मैं समझ रहा हूं विद्युत आवेश नहीं, विद्युत क्षेत्र, सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में बोल गया, विद्युत क्षेत्र। तो मैं बताता हूं कि क्या है। जब भी कोई चार्ज अगर स्टेशनरी पोजीशन में है, क्या है दोस्तों, स्टेशनरी पोजीशन मतलब स्थितिक अवस्था में है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा, मतलब कि विद्युत क्षेत्र को पैदा करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि यदि कोई आवेश धीरे धीरे चलने लगे या डायनामिक नेचर का हो जाए, अपनी स्थिति को समय के अनुसार बदलने लगे, तो वो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, यहां तक बात समझ में आई कि अगर कोई भी चार्ज है अगर शांति से रखा है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये पॉइंट क्लियर है। अगर हमारा कोई चार्ज मूव कर रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। किसको क्रिएट करेगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड को। यहां तक बात समझ में आई। तो पेपर में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करता है, स्टैटिक चार्ज, डायनामिक चार्ज,
या दोनों मिलकर जनरेट करते हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या आंसर लगाओगे? स्टैटिक चार्ज। अब मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जब कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब मैं आपको इसके नियम के बारे में बताता हूँ। इसने ये कहा कि विद्युत आवेश का वितरण मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बीच में ये संबंध बताता है। क्लियर बात समझ में? ये चीज मैं आपको बता चुका कि जहां स्टेशनरी चार्ज आएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसने यही कहा था कि भैया जहां मेरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र पैदा होगा उनके बीच में मैं एक संबंध बताऊंगा। सिंपल सी बात इसने कह दी। वो संबंध इसने ये बताया, देखो दूसरी लाइन में ये कहा कि तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल से घिरे हुए विद्युत आवेश की मात्रा के 1/एप्सिलॉन। भाई इस बात पर बिल्कुल जोर दें अपनी खोपड़ी में, अपनी खोपड़ी में पूरा जोर दें कि 1/एप्सिलॉन गुना होता है। बस अगर ये क्लियर है आपका काम हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? वो पूछता है कि भैया ऐसा कौन सा आवेश है जिसके तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल से घिरे हुए विद्युत आवेश की मात्रा के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। पेपर में 4 ऑप्शन दे देता है, 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन का स्क्वायर, एप्सिलॉन की पावर -2, तमाम तरीके की बातें दे देगा। तो आपको केवल और केवल इस फॉर्मूले पर फोकस करना है। तीसरा क्वेश्चन का पेपर और लेवल बढ़ाएगा तो ये वाला फार्मूला ज्यादा पूछ लेता है कि डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है यहाँ पे? आवेश घनत्व है। ये मेरे पेपर में आया था यूपीपीसीएल टीजी2 के 2021 में कि भैया डेल डॉट ई किसके बराबर होता है। एक तो इसका पलट दे दी थी उसने, और फिर उसने एक पेपर में तो यही पूछ लिया कि भैया रो क्या है? आवेश घनत्व है। क्या है भैया? आवेश घनत्व मतलब चार्ज डेंसिटी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम बताते हैं आगे कि भैया ये गॉस का नियम है कहाँ कहाँ लागू होता है। देखो ये लागू लिखा हुआ है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि शायद कूलाम लॉ भी पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। भाई बिल्कुल था। तो क्वेश्चन ये भी क्रिएट पेपर में होता है कि ऐसे कौन कौन से लॉ हैं जो पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल होते हैं। तो दोस्तों पॉइंट चार्ज पे जो एप्लीकेबल क्वेश्चन एप्लीकेबल होते हैं ना, वो कूलाम का नियम भी लग जाता है, दूसरा गॉस का नियम भी लग जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन गॉस थोड़ा एडवांस निकला। गॉस ने ये कहा कि भैया जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, जिनकी कोई लंबाई नहीं है, अनंत लाइन चार्ज है, जिसपे लाइन एक बहुत बड़ी लंबी लाइन है जिसपे चार्ज फैले हुए अनंत तक, तो उसके लिए भी मेरा नियम लग जाता है। फिर उसने कहा एक ऐसी सीट ले लूं अनंत सीट जिसका कोई और छोर नहीं, तो उस पर भी मेरा नियम लग जाएगा। क्या बात समझ में आई? या हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जहां कूलाम के नियम ने अपनी बाउंडेशन छोड़ दी थी, उसी बाउंडेशन को तोड़ने के बाद अपना गॉस नियम लेके आया। क्या ये बात समझ में आई? क्या आपको ये कहानी क्लियर हुई? तो उसने यही तो कहा था भैया कि पॉइंट चार्ज के लिए भी एप्लीकेबल है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए भी, इनफाइनाइट सीट के लिए भी एप्लीकेबल है। और एक गोला ले लें जिसपे पूरे में एक समान एक समान आवेश फैला हुआ है, तो उस पर भी मेरा नियम लग जाएगा। मतलब मैं इस तरीके से भी पूछ सकता हूं अगर क्वेश्चंस को टफ करना होगा कि ऐसा कौन सा नियम है जो 2D और 3D में भी लग जाता है। भैया गोला 3D में आता है, 2D में लाइन और शीट आती है, मतलब कि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स पे और 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स पे भी गॉस का नियम पूरे तरीके से काम करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये दोनों नियम क्लियर हुए? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब आपको वीडियो सिस्टमेटिक मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने जितने अच्छे तरीके से समझाया ना, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखें, और आपको फिर कुछ नहीं करना, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जाके क्वेश्चंस लगाने हैं। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले सिलेक्शन से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।